जब से ये सरकार सत्ता में आई है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि कर क्या रही है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो उसमें हर वर्ग के लोग थे। हमारे भारत के संविधान में बाद में उस वक्त हमारे लिए मूल अधिकार दिए और राज्य को जिम्मेदारी दी डीपीएसपी के रूप में कि आपको ये जिम्मेदारी निभानी है, भाग 4 में जो दे रखी है। और उस समय की सरकारों ने कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए संविधान संशोधन करके बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो क्या हुआ, हमारी नौकरियां बढ़ी या कम हुई? उस समय सब प्राइवेट सेक्टर में था, 5 सेक्टर सिर्फ सरकारी क्षेत्र में थे। तो जब प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जो बैंक हैं उनका नेशनलाइजेशन हो रहा है तो हमारे रिजर्वेशन में बढ़ोतरी हो रही है, कम हो रहा है? बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि उस वक्त की सरकारों ने निजीकरण से लेकर के राष्ट्रीयकरण की तरफ ले जा रही थी। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि देश के इस इतिहास में जितनी भी सरकारें बनी हैं उसमें इस सरकार को छोड़ दिया जाए, सभी सरकारों ने 1 से 66 कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया या नई कंपनी उत्पन्न की और किसी का भी प्राइवेटाइजेशन नहीं किया। लेकिन इस मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में एक भी पीएसयू नहीं लगाया, लेकिन 23 सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो हमारा आरक्षण घट रहा है कि नहीं घट रहा? घट रहा है। बाबा साहब के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन आज जो हमारे देश में जब से ये सरकार सत्ता में आई है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि कर क्या रही है। बहुत बातें बहुत बताने की हैं, लेकिन कुछ इनको मैं छोड़ नहीं सकता। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो उसमें हर वर्ग के लोग थे, तो उसमें हर जगह पर अंतर्विरोध आए। लेकिन उस वक्त संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उस संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे, लेकिन सबके अंतर्विरोध आए और वो संविधान में समा गए। जैसे ही 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ, वो अंतर्विरोध खुल करके सामने आने लगे। हमारे भारत के संविधान में बाद में उस वक्त हमारे लिए मूल अधिकार दिए और राज्य को जिम्मेदारी दी डीपीएसपी के रूप में आपको ये जिम्मेदारी निभानी है, भाग 4 में जो दे रखी है। जो बात मैं समझाने वाला हूं तो समझिएगा कि हम कहां से चले थे और कहां पर जा रहे हैं। तो उस वक्त नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे। मूल अधिकार होते हैं, कोर्ट से परिवर्तनीय होते हैं, लेकिन जो डीपीएसपी है, हमारे नीति निदेशक तत्व है, वो कोर्ट से परिवर्तनीय नहीं होते। एक केस आया किसका, चंपकम दोराइजन का। जो वकील लोग हैं वो जानते होंगे। चंपकम दोराइजन का मामला ये था कि हमें जो उस वक्त संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार था, लेकिन नेहरू जी चाहते थे कि भाई बड़े लोगों से संपत्ति लेकर के छोटे लोगों में बांट दी जाए। लेकिन ये ऐसा करते तो मूल अधिकारों का हनन होता, लेकिन ऐसा नहीं करते तो गरीब लोगों को संपत्ति नहीं बांटी जा सकती थी। इस द्वंद्व में जो मामला था कोर्ट में पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि मूल अधिकारों का हनन नहीं हो सकता, इसीलिए उसने जो कानून था उसको रद्द कर दिया। तो मैटर था उसको रद्द कर दिया जो राज्य सरकार ने बनाया था। नेहरू जी ने क्या किया, उस वक्त 8 अनुसूची थी हमारे संविधान में, उन्होंने 9वीं अनुसूची बना करके सारे लैंड रिफॉर्म को उसमें डाल दिया और कह दिया कि कोर्ट इसमें कुछ भी कर नहीं सकता। इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद में शंकरी प्रसाद बना मैटर आया, सज्जन सिंह का आया, केशवानंद भारती का आया, और ऐसे ऐसे आते हुए ये बात आ गई संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को टच नहीं कर सकती है। इसमें ज्यादा नहीं जा रहे हैं, लेकिन बता इसलिए रहे हैं कि दौरान जब ये सरकारें राजाओं की संपत्ति को छीन रही थी, सुप्रीम कोर्ट को छीन रही थी, बैंकों का नेशनलाइजेशन कर रही थी, तो ये लोग कोर्ट में पहुंच गए और उस समय की सरकारों ने कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए संविधान संशोधन करके बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो क्या हुआ, हमारी नौकरियां बढ़ी या कम हुई? मैं इसलिए बता रहा हूं कि उस समय सब प्राइवेट सेक्टर में था, 5 सेक्टर से सरकारी क्षेत्र में थे। तो जब प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जो बैंक हैं
उनका नेशनलाइजेशन हो रहा है, तो हमारे रिजर्वेशन में बढ़ोतरी हो रही है, कम हो रहा है? बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है ना। सबसे पहले 1949 में एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ है, उसके बाद में स्टेट बैंक का हुआ, कोल का हुआ, कोयले का हो गया, ओएनजीसी का हो गया, तमाम नेशनलाइजेशन कर दिया। और वो जो आरक्षण हमको 15% दिया गया था, वो आरक्षण बढ़ करके हमारा यदि इस नेशनलाइजेशन को जोड़ दे तो 10-5 गुना हो गया था। यानी कि उस वक्त की सरकारों ने निजीकरण से लेकर के राष्ट्रीयकरण की तरफ ले जा रही थी। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि देश के इस इतिहास में जितनी भी सरकारें बनी हैं, उसमें इस सरकार को छोड़ दिया जाए, सभी सरकारों ने 1 से 66 कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया या नई कंपनी उत्पन्न की, और किसी का भी प्राइवेटाइजेशन नहीं किया। लेकिन इस मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में एक भी पीएसयू नहीं लगाया, लेकिन 23 सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो हमारा आरक्षण घट रहा है कि नहीं घट रहा? घट रहा है ना। तो ये इनडायरेक्टली ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि हमारा आरक्षण बिना संविधान में कोई संशोधन किए हुए पूरी तरीके से खत्म हो जाए। अभी एक रिपोर्ट आई है इनइक्वालिटी लैब की, जिसमें यह कहा गया है कि जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से 1% लोगों के पास, उस समय 13% संपत्ति थी 1947 में, 1980 में 1% लोगों के पास 6% संपत्ति थी, लेकिन आज की तारीख में 1% लोगों के पास 40% संपत्ति हो गई है। तो हमारी संपत्ति किधर जा रही है? इनकी तरफ ट्रांसफर हो रही है। और जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें 2014 में, मैं तो ओबीसी समाज के लोगों को कहना चाहूंगा, 2014 में ओबीसी के पास, ओबीसी का इस देश की 20% संपत्ति पर कब्जा था, लेकिन 2023 में जो रिपोर्ट आई है वो घट करके मात्र 9% हो गया है, और हम घर पर बैठे हुए। किधर जा रहा है ये? एससी का उतना है तो किधर चला गया? आप सब लोग जानते हैं जिधर जा रहा है उधर हम लोगों को ये काम करना पड़ेगा कि भाई खाली भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। जब तक आप तथ्यों को नहीं जानोगे आपके अंदर आग नहीं लगेगी। मेरे को तो पता है, इसलिए बहुत जबरदस्त आग लग गई और मैं संविधान को बचाने के लिए चला गया। ऐसी बातों का जिक्र करूंगा तो बहुत सारा समय बीत जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं एंड में